हाय गाइस, मैं हूँ आरजे सेठ और आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 41। मुंबई, वंश का फ्लैट। दोपहर में सोई निशी जब उठी तो शाम के 4 बज रहे थे। निशी उठी और खुद में ही बड़बड़ाई, लगता है मेरी आँख लग गई थी। वंश भी सो रहा है, उसे उठाऊं या नहीं? एक काम करती हूँ, उठा ही देती हूँ। निशी उठकर वंश के पास आई और उसकी बाह को थपथपाया। वंश गहरी नींद में था, इसीलिए निशी के छूने का उसे कोई एहसास नहीं हुआ। वंश अब भी ठंड से कांप रहा था। ये देखकर निशी ने वंश के माथे को छूकर देखा और कहा, इसका तो बुखार उतरने के बजाय और बढ़ गया है। मुझे इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। वंश, वंश, वंश उठो। निशी ने वंश को आवाज़ देते हुए थपथपाया। वंश नींद में कुनमुनाते हुए आंखें खोली और देखा निशी खड़ी है। निशी को देखकर वंश ने कहा, मेरा सर बहुत दुख रहा है और बदन भी बहुत दर्द कर रहा है। चलो उठो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। निशी ने कहा, मुझ में वहाँ तक जाने की हिम्मत नहीं है। वंश ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। चलो, तुम्हें बहुत तेज़ बुखार है, बिना डॉक्टर को दिखाए ये ठीक नहीं होगा। निशी ने वंश की परवाह करते हुए कहा। निशी की बात सुनकर वंश उसकी तरफ देखने लगा तो निशी ने कहा, अपना हाथ दो। वंश अब भी निशी को देखता रहा तो निशी ने अपना हाथ वंश की तरफ बढ़ाकर कहा, मेरा भरोसा करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। निशी के उन शब्दों में न जाने कौन सा आकर्षण था जिसने वंश को अपनी ओर खींच लिया और वंश ने अपना हाथ निशी की तरफ बढ़ा दिया। निशी ने वंश के हाथ को अपनी नाजुक उंगलियों में मजबूती से पकड़ लिया। वंश सोफे से उठ खड़ा हुआ। वंश काफ़ी थका हुआ और बीमार महसूस कर रहा था। निशी की दी दवाओं का उस पर कोई असर नहीं हुआ था, उल्टा वो पहले से ज़्यादा बीमार नज़र आ रहा था। साथ ही उसे ठंड भी लग रही थी। ठंड की वजह से उसके होंठ लाल पड़ चुके थे और गर्माहट से चेहरा। निशी ने देखा तो कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। निशी अंदर कमरे में गई। उसने कबर्ड खोला और वंश के कपड़ों में कुछ ढूंढने लगी। कुछ देर बाद निशी को वंश का एक जैकेट मिला। निशी ने उसे उठाया और उसे लेकर बाहर आ गई। निशी ने वंश को वो जैकेट पहनाया और कहा, इससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, आओ चलते हैं। वंश निशी का हाथ थामे उसके साथ चल पड़ा। इस वक्त वो इतना परेशान था कि ना तो उसे निशी पर गुस्सा आ रहा था, ना ही वो उससे चिढ़ रहा था, बल्कि निशी को अपनी परवाह करते देखकर वंश को अच्छा लग रहा था। मेघना ने घड़ी में देखा, निशी अभी तक घर नहीं आई थी। मेघना ने निशी का नंबर डायल किया, लेकिन निशी ने फ़ोन नहीं उठाया। मेघना को पूर्वी का ख्याल आया तो उसने पूर्वी का नंबर डायल किया। 1-2 रिंग के बाद पूर्वी ने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो। हेलो पूर्वी बेटा, निशी तुम्हारे साथ है क्या? इतना टाइम हो गया है, अभी तक घर नहीं आई वो। मेघना ने परेशान भरे स्वर में कहा। मेघना ने निशी के बारे में पूछा तो पूर्वी को याद आया कि निशी वंश के साथ है, इसीलिए पूर्वी ने कहा, हाँ आंटी, निशी मेरे घर पर है। उसने आपको बताया नहीं क्या, आज हम मेरे घर पर लेट तक पढ़ाई करने वाले हैं और वो कल घर आ जाएगी। उसने तो कहा था वो आपको फ़ोन कर देगी। नहीं बेटा, उसने तो मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा, ज़रा मेरी बात करवाओ उससे, मेघना ने कहा। पूर्वी ने सुना तो फ़ोन अपने सर पर मारा और वापस अपने कान से लगाते हुए कहा, आंटी वो निशी अभी बाथरूम में है, मैं थोड़ी देर में आपकी उससे बात करवाती हूँ ना। ओके बेटा, उससे कहना मुझे फ़ोन करे, मेघना ने कहा और फ़ोन रख दिया। पूर्वी ने चैन की सांस ली और कहा,
ये निशी भी ना, पता नहीं और कितनी झूठ बुलवाएगी ये मुझसे। खैर, सबसे पहले मैं उसे आंटी को फ़ोन करने के लिए कह दूँ, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। पूर्वी ने निशी का नंबर डायल किया। 1-2 रिंग के बाद निशी ने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो। हाँ पूर्वी, बताओ क्या हुआ? हुआ नहीं है, बट हो जाएगा। तुम अपनी मॉम का फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? उनका फ़ोन आया था, उन्होंने कहा है तुम्हें फ़ोन करने को। वैसे मैंने उनसे कह दिया है कि तुम आज ग्रुप स्टडी के लिए मेरे यहाँ रुकी हो। पूर्वी एक सांस में सब कह गई। ओह थैंक्स, वैसे मैं थोड़ी देर में घर चली जाऊँगी, डोंट वरी। अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फ़ोन करूँ? निशी ने परेशान भरे स्वर में कहा। ठीक है, अपना ख्याल रखना, और हाँ, घर पहुँचकर मुझे फ़ोन करना, बाय। पूर्वी ने कहा तो निशी ने कॉल कट कर दिया और वंश को साथ लेकर लिफ्ट से बाहर आ गई। बाहर आकर निशी ने वंश को रुकने को कहा और खुद पार्किंग की तरफ चली गई अपनी स्कूटी लेने। निशी स्कूटी लेकर आई और वंश को अपने पीछे बैठने को कहा। वंश निशी के पीछे आ बैठा। उदासी से उसका चेहरा घिरा हुआ था। वंश कहीं गिर ना जाए सोचकर निशी ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और अपनी कमर से लपेट कर कहा, गलत मत समझना, ये बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। वंश ने कुछ नहीं कहा। निशी की कमर थामे उसने अपना चेहरा निशी की पीठ पर टिका दिया। वंश निशी के बहुत करीब था और ये नज़दीकियाँ निशी के दिल को धड़का रही थी। उसने अपनी धड़कनों को काबू में किया और स्कूटी स्टार्ट कर वहाँ से निकल गई। वंश को तेज़ बुखार था। ये निशी अपनी पीठ पर उसकी गर्माहट से महसूस कर पा रही थी। वो वंश को लेकर पास ही के क्लिनिक पहुंची। वंश नीचे उतरा और निशी का हाथ थामे क्लिनिक के अंदर चला आया। निशी ने वंश को बैठाया और खुद रिसेप्शन की तरफ चली आई। निशी ने देखा आज क्लिनिक में भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी। उसका नंबर आने में थोड़ा टाइम लगा और इस बीच वो बार बार पलटकर वंश को देख रही थी। वंश गुप्ता, उम्र 25, थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज़, उसे बहुत तेज़ बुखार है। निशी ने रिसेप्शन पर बैठी लड़की से कहा। 500 दीजिए। वंश गुप्ता, उम्र 25, थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज़, उसे बहुत तेज़ बुखार है। निशी ने रिसेप्शन पर बैठी लड़की से कहा। 500 दे दीजिए। लड़की ने फाइल निशी की तरफ बढ़ा कर कहा। निशी ने अपने पर्स से 500 रुपये निकाले और लड़की की तरफ बढ़ा दिए। लड़की ने पैसे लिए और कहा, आप थोड़ा वेट कीजिए। जी थैंक यू, निशी ने कहा और वंश के पास चली आई। निशी वंश के बगल में आकर बैठ गई। वंश आंखें मूंदे अपना सर दीवार से लगाए हुए था। कुछ और पेशेंट भी वहाँ थे और सब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। निशी खामोश बैठी उन सबको देख रही थी। वंश को दर्द में देखकर निशी को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने धीरे से वंश का हाथ अपने दोनों हाथ के बीच में रख लिया। निशी की छुअन का एहसास वंश को हुआ तो वंश ने अपनी आंखें खोली और निशी को देखा तो निशी ने कहा, तुम ठीक हो ना? वंश ने हामी भर दी। वंश का हाथ अभी भी निशी के हाथों में था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। वंश ने भी निशी के हाथ से अपना हाथ नहीं छुड़वाया। इंतज़ार करते करते वंश थक गया तो उसने अपना सर एक बार फिर दीवार से लगा लिया। निशी ने देखा तो उसने बड़े प्यार से वंश का सर अपने कंधे पर टिका दिया और कहा, तुम अपना सर यहाँ रख सकते हो। वंश की हैरानी का ठिकाना नहीं था। वो निशी जो हमेशा उससे लड़ती झगड़ती है, उसे काटने को दौड़ती है और हमेशा उस पर चिल्लाती रहती है, आज वो निशी उसकी इतनी परवाह कर रही थी। निशी का हाथ थामे उसके कंधे पर सर टिकाए वंश खामोशी से ज़मीन को देखे जा रहा था। वंश गुप्ता, वार्ड बॉय ने आवाज़ लगाई तो वंश उठा और निशी के साथ डॉक्टर के केबिन में चला आया।
डॉक्टर ने वंश को बैठने को कहा, उसका चेकअप किया और कुछ टेस्ट लिखकर लैब से टेस्ट करवाने को कहा। निशी ने फाइल उठाया और वंश के साथ क्लिनिक के लैब में चली आई। लड़के ने वंश का सैंपल लिया और 1 घंटा इंतज़ार करने कहा। सैंपल देने के बाद निशी वंश को लेकर वेटिंग एरिया में आकर बैठ गई। वंश को ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो वहाँ पड़ी बेंच पर लेट गया। उसका सर निशी के गोद में था और निशी एक माँ की तरह उसका सर सहला रही थी। बनारस, गौदौलिया मार्केट। शाम में सारिका ने मुन्ना को मार्केट के एक शॉप से कुछ सामान लेने भेजा था। मुन्ना, जो कि अपनी बड़ी माँ को कभी किसी काम के लिए मना नहीं करता था, सारिका के कहने भर से मार्केट चला आया। दुकान आकर मुन्ना ने उनको कुछ बिल दिए और सामान के लिए कहा। अरे मुन्ना भैया, आपने क्यों जहमत की आने की? हमें कहा होता, हम लड़का भेज देते। वैसे अब आप आ ही गए हैं तो थोड़ा बैठिए, हम लड़के से कहकर अब भी मंगवा देते हैं। दुकान वाले ने कहा। कितना टाइम लग जाएगा? मुन्ना ने पूछा। यही कोई 30-40 मिनट, तब तक आप बैठिए ना, हम चाय मंगवा देते हैं। दुकान वाले ने कहा। अरे नहीं शुक्रिया, आप मंगवाइए, तब तक हम आगे जाकर आते हैं। मुन्ना ने कहा। ठीक है मुन्ना भैया, दुकान वाले ने कहा और अपने काम में लग गया। मुन्ना दुकान से निकलकर आगे गली में बढ़ गया। बनारस के गौदालिया मार्केट की वो संकरी गलियाँ दिखने में जितनी सुंदर दिखती है, उससे कई ज़्यादा आकर्षक उन दुकानों पर बिकने वाला सामान था। उसी गली में एक लस्सी वाले भैया की दुकान थी, जहाँ वंश और मुन्ना हमेशा लस्सी पीने आया करते थे। आज कई दिनों बाद मुन्ना उस दुकान के सामने से गुजरा था, वो भी अकेले। दुकान वाले भैया ने देखा तो मुन्ना को आवाज़ दी। अरे मुन्ना भैया, आज लस्सी ना पी हो? मुन्ना रुका और दुकान की तरफ चला आया। उसे देखते ही लड़का लस्सी बनाने लगा। मुन्ना भैया, बड़े दिनों बाद आए, वंश भैया साथ दिखाई नहीं दे रहे, कहीं गए हैं क्या? लस्सी वाले भैया ने मुन्ना की तरफ लस्सी का ग्लास बढ़ाते हुए कहा। मुन्ना ने ग्लास लिया और कहा, वंश मुंबई में है, उसे सीरीज़ में काम मिला है। अरे गंगा मैया, ये कब हुआ? वैसे हम उनके लिए बहुत खुश हैं, लड़के ने कहा। मुन्ना मुस्कुरा उठा और जैसे ही लस्सी को अपने होठों से लगाया, उसे एकदम से वंश की याद आ गई। मुन्ना ने मन ही मन खुद से कहा, लगता है इस बार वो हमसे कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गया है। तभी इतने दिन हो गए, उसने ना हमें फ़ोन किया ना मैसेज। वो हमारा छोटा भाई है, नाराज़ हो सकता है, पर हम तो उसके बड़े भाई हैं ना। एक काम करते हैं, हम उसे फ़ोन कर लेते हैं। मुन्ना ने ग्लास को साइड में रखा और अपना फ़ोन निकालकर वंश का नंबर डायल किया, लेकिन वंश का फ़ोन बंद था। मुन्ना ने मायूस होकर फ़ोन की स्क्रीन को देखा। वंश का फ़ोन तो नहीं लगा, इसीलिए मुन्ना ने अपने फ़ोन का व्हाट्सएप खोला और वंश को लस्सी के ग्लास की फ़ोटो भेजकर लिखा, तुम्हारे साथ के बिना हमारा बनारस अधूरा है, मिस यू। मैसेज लिखते हुए मुन्ना की आंखों में नमी उतर आई। उसने लस्सी नहीं पी और काउंटर पर पैसे रखकर वहाँ से चला गया। मुन्ना ने ग्लास को साइड में रखा और अपना फ़ोन निकालकर वंश का नंबर डायल किया, लेकिन वंश का फ़ोन बंद था। मुन्ना ने मायूस होकर फ़ोन की स्क्रीन को देखा। वंश का फ़ोन तो नहीं लगा, इसीलिए मुन्ना ने अपने फ़ोन का व्हाट्सएप खोला और वंश को लस्सी के ग्लास की फ़ोटो भेजकर लिखा, तुम्हारे साथ के बिना हमारा बनारस अधूरा है, मिस यू। मैसेज लिखते हुए मुन्ना की आंखों में नमी उतर आई। उसने लस्सी नहीं पी और काउंटर पर पैसे रखकर वहाँ से चला गया। अरे मुन्ना भैया, आपकी लस्सी, दुकान वाले भैया ने आवाज़ दी, लेकिन मुन्ना ने नहीं सुना
और वहाँ से निकल गया। दुकान से निकलकर मुन्ना आगे बढ़ गया। अभी वो कुछ दूर ही चला था कि उसके कानों में आवाज़ पड़ी। क्या कमाल की चीज़ है यार, बनारस में ऐसी बला पहली बार देखी है। मुन्ना ने गर्दन घुमाकर देखा। बगल वाली गली में कुछ ही दूर खड़े कुछ लड़कों पर मुन्ना की नज़र पड़ी, जो कि बहुत ही गंदी नज़रों से सामने खड़ी उर्वशी को देख रहे थे। उर्वशी लड़कों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी, बल्कि वो अपनी साड़ी को सही कर रही थी, जिस पर गंदगी लगने से वो गंदी हो गई थी। उर्वशी को देखकर मुन्ना का मन उचट गया। वो जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ, एक लड़के की आवाज़ पड़ी। भाई, ऐसी हसीन के लिए तो मैं जोरू का गुलाम भी बन जाऊँ। क्या लड़की है यार। एक काम करता हूँ, पास जाकर पूछता हूँ। उर्वशी किसी मुसीबत में ना फंस जाए सोचकर मुन्ना के कदम खुद ब खुद लड़कों की तरफ बढ़ गए। लड़का अपना हाथ आगे करते हुए उर्वशी की तरफ बढ़ रहा था। अपनी साड़ी ठीक करते हुए उर्वशी जैसे ही झुकी, सारे लड़के लाल टपकाते हुए उसे देखने लगे। लेकिन वे लोग कुछ देख पाते इससे पहले ही मुन्ना एकदम से उर्वशी के सामने आ गया और लड़का जो उर्वशी की तरफ बढ़ रहा था हक्का बक्का रह गया। मुन्ना भैया, आप? लड़के ने डरते हुए कहा। मुन्ना उसे ही घूरे जा रहा था। मुन्ना को देखते ही बाकी लड़के वहाँ से भाग गए और वो लड़का भी वहाँ से खिसक गया। उर्वशी ने मुन्ना को वहाँ देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने कहा, कुछ तो कनेक्शन है हमारा, तभी तो जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ तुम मुझे बचाने चले आते हो। मुन्ना उर्वशी की तरफ पलटा और कहा, कुछ लोग खुद ही अपने लिए मुसीबत होते हैं। मैं कुछ समझी नहीं, उर्वशी ने कहा। मुन्ना ने उर्वशी को एक नज़र देखा और कहा, अगर आप खुद पर ध्यान देंगी तो आप हमारी बात समझ जाएंगी। चलते हैं। उर्वशी ने एक नज़र अपने कपड़ों को देखा और उसे समझ आ गया मुन्ना क्या कहना चाह रहा था। कहानी जारी है दोस्तों। हम फिर मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए मेरे साथ, मैं तेरी हीर। बाय बाय।